Go to homepage, subscribe the channel, click the bell icon and set to all. Check out the videos and playlist. Find your favorite videos in our playlist of class 7, 8, 9, 10 and find the facts about maths and science. हमें लगता है कि हम अपनी धरती को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये हमारा प्लेनेट जिस पे सारे ब्रह्मांड में सिर्फ लाइफ पाया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम अपनी धरती को पूरा जानते हैं, जबकि रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें हमें यहाँ हमारे आसपास दिखाई देती है। चाहे हम बात करें अमेज़न के इन जंगलों की, या हम बात करें अंटार्कटिका के उस बर्फीली जगहों की। इस तरह से अंटार्कटिका का ये वाटरफॉल जो काफ़ी गहरा है, जो 500 गुना ज़्यादा बड़ा है नायग्रा वाटरफॉल से भी, और किस तरह से ये गर्म पानी की लहरें अफ्रीका के कोस्ट से गुजरती है। किस तरह से पूरी दुनिया में ये मौसम चेंज होते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं जिसकी तलाश में। अगर हम बात करें हिंदुस्तान के अलग अलग मौसमों के बारे में, हिंदुस्तान में अमूमन 665 मिलीमीटर वाटर रेनफॉल हर साल होता है, जिससे कि कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन अगर कुछ अदर इलाकों की बात करें तो फिर वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ रहता है। रेगिस्तानी इलाकों की बात करें तो हमारे डेजर्ट्स ऐसी जगह होती है जहाँ पे बारिश बहुत मुश्किल से होती है। अगर हम इसी इन्वायरमेंट की बात करें तो धरती के दूसरे तरफ इसका असर कुछ और ही रहता है। अगर हम अपनी धरती को दूर से देखें तो कह सकते हैं कि हमारे धरती का सारा इन्वायरमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारी धरती के लगभग 35,000 किलोमीटर दूर वेदर को चेक करने के लिए बहुत सारे सैटेलाइट्स मूव करते हैं, जिनमें 5 बहुत अहम हैं। और ये सैटेलाइट नासा का कोएस ईस्ट नाम से धरती के ऑर्बिट में मूव करते रहता है। ये पांचों सैटेलाइट अर्थ के एक फिक्स दूरी पे और एक फिक्स दूरी पे रहते हुए ही अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। हर एक सैटेलाइट एक पर्टिकुलर जगह पे नज़र रखती है और इनका कंबाइंड डेटा हमारे साइंटिस्ट को एक अच्छा सा डेटा एक्वायर करने में मदद करती है। इसमें देखें तो आपको धरती और समंदर के तापमान का फ़र्क दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड्स में कंडेंसेशन के प्रोसेस वाटर वेपर वाटर्स में चेंज होता है, और इसी के वजह से हमें एशियन मानसून देखने को मिलता है। आसमान से होने वाली करोड़ों टन की बारिश हमारे ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। हिंदुस्तान का ये मानसून इसी तरह से मूव करता हुआ ईस्ट के तरफ चाइना की धरती पे चाइना की धरती में पहुंचता है, जहां पे इस मानसून के वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में राइस की खेतीबाड़ी होती है। हम कह सकते हैं कि इसी मानसून के वजह से लगभग दुनिया की आधी आबादी को अपना खाना मिल पाता है। अगर हम बात करें धरती के इस खूबसूरत इलाकों की, दिस इज द एरिक डिजर्ट ऑफ अराकामा।
ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और यूवी रेज हमें दिखाता है कि किस तरह से हमारी धरती जो सन्स के रेडिएशंस होते हैं थोड़ा सा ट्रैप करके बाकी हिस्से को अपने से धकेल देते हैं। इसी रीज़न के वजह से कह सकते हैं कि अर्थ के जो पोल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और इसी सच्चाई की वजह से एंटार्कटिका फॉर्म होता है। ये तस्वीरें 17 अलग अलग सैटेलाइट से ली हुई है, जिससे लिया हुआ डेटा हमें मदद करता है पूरे धरती को बहुत अच्छे से एनालाइज करने में। इस कंप्यूटर मॉडल की मदद से हम बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरह धरती की ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं एक दूसरे से कोलाइड होती है। एक सैटेलाइट जिसे जेसन के नाम से जाना जाता है, ये हमें नए नए क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में मदद करता है। ये समंदर के सतह के रेडार को वापस खींचता है और खींचने के बाद हमें बताता है कि पूरे समंदर में किस तरह से हरकतें हो रही हैं, किस तरह से हमारे चेंजेस आ रहे हैं। इस तरह से पूरी दुनिया में समंदर का ये सर्कुलेशन सिस्टम चलता है। अगर हम अपनी धरती के बारे में जानना चाहें तो शायद हज़ारों साल लग जाएंगे हमें इसकी मुकम्मल जानकारी बारीकी से हासिल करने के लिए। कि किस तरह से ओशियंस में करंट्स एक दूसरे से जनरेट होते हैं और जनरेट होने के बाद किस तरह ये साउथ पोल्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पहुँच के सब कुछ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाता है और इसी तरह से एंटार्कटिका का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह का समंदर की पानियों से बर्फ़ बनता है और हमारा एंटार्कटिका इसी तरह से फिर साइकिल बना के फॉर्म होते रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। हम जितना इसकी जानकारी हासिल करना चाहते हैं और उतना ही उसके अंदर चले जाते हैं। दुनिया के बाकी हिस्सों से एंटार्कटिका का पानी काफ़ी गहरा है, इसकी घनत्व बहुत ज़्यादा है। इन सैटेलाइट्स की मदद से हमें पता चलता है कि किस तरह से समंदर की सतह पे ये वेव्स बनते हैं और वेव्स बनने के बाद ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ये सैटेलाइट हमें ये बताता है कि किस तरह से ये करंट्स एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट करता है और ये हमारा इन्वायरमेंट और ये समंदर किस तरह से एक दूसरे से इंटरलिंक कनेक्टेड है। अगर हम यहाँ बात करें तो सिर्फ ये एटमॉस्फेयर और ये समंदर ही अहम रोल अदा नहीं करता, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हमें जानना है। इस तरह से समंदर के अंदर एक जीव दूसरे जीव को अपनी ज़िंदगी बसर करने में मदद करता है। और इसी में ये बर्ड्स जो आसमान की ऊंचाइयों से इन समंदर की गहराइयों में आते हैं अपनी ग़िज़ा की तलाश में। और किस तरह से इन बादलों में हर सेकंड 40 बार बिजली कड़कती है।
अमूमन अगर रोज़ की बात की जाए तो लगभग 30 लाख बार बिजली कड़कती है, तो इन बादलों के बीच से हमारी धरती तक बहुत आती है और बहुत सारी नहीं आती। किस तरह से बादलों के बीच में ये एनर्जीज़ फॉर्म होते हैं और जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं तो इनका क्या असर होता है। ये सूरज की किरणें और ये पानी का भाप मिलके रोज़ हज़ारों टन बादलें बनाते हैं और इसी तरह से वाटर वेपर बादलों के अंदर छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स में चेंज होते हैं। इसी तरह से बर्फ़ और वाटर की बूंदें एक दूसरे से कोलाइड करती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में बादलों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। किसी भी एक बादल में अमूमन इतनी एनर्जी स्टोर होती है कि वो 10 घंटों तक गरज सकता है। गहरे बादलों के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी इन्वायरमेंट को यूटिलाइज करने में काफ़ी मदद करती है। बादलों में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनके वजह से स्पार्क्स जनरेट होता है और वही स्पार्क्स और जो गहरे स्पार्क्स होते हैं वो ट्रैवल करता हुआ हमारी धरती की तरफ आ जाता है और जब ये स्पार्क्स जनरेट होता है तो उनकी एनर्जी लगभग सूर्य की एनर्जी से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर होती है। जैसे ही ये स्पार्क्स हमारी धरती के नज़दीक आती है वैसे ही ये नाइट्रोजन को हमारे एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से अलग कर देती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए।